नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को श्योर सक्सेस कोचिंग द्वारा संचालित मैराथन टेस्ट सीरीज का 12वां पाठ कराने जा रहा हूं। दोस्तों, 11 सेट नंबर मैं नहीं करवा रहा हूं। इसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। अब यहाँ से टोटल 12 नंबर सेट से आएंगे 22 नंबर सेट तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 12वां सेट का क्वेश्चन नंबर 1। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की हृदय व आत्मा क्या है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की हृदय व आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसने दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव दिया है? किसने दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव दिया है? महात्मा गांधी। किसने दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव दिया है? महात्मा गांधी। दोस्तों, अगला सवाल, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा है? वो कहा है गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने सच्चा बादशाह कहा है। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा है? गुरु हरगोविंद ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। अगला सवाल, दीप है, दीप दमन है, दीप है, दीप दमन है, दीप दमन है। अगला सवाल, शिव समुद्रम झरना किस नदी पर है? शिव समुद्रम झरना कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम झरना किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा? तो ये कहा इकबाल ने। ये कहा इकबाल ने। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा? तो इनकलाब ने, इकबाल ने। भारतीय रेल का दुनिया में स्थान है। भारतीय रेल का दुनिया में चौथा स्थान है। भारतीय रेल का दुनिया में चौथा स्थान है। भारतीय रेल का दुनिया में चौथा स्थान है। सबसे पुरानी एयरलाइन है। सबसे पुरानी एयरलाइन डच KLM है। डच KLM है। डच KLM है। सबसे पुरानी एयरलाइन डच KLM है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत अनियंत्रित नाभिकीय संलयन है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। सूरज की सबसे बाहरी सतह है। सूरज की सबसे बाहरी सतह क्या है? सूरज की सबसे बाहरी सतह कोरोना है। सूरज की सबसे बाहरी सतह कोरोना है। सूखे फूलों के बीज किस मसाले में उपयोग किए जाते हैं? वो उपयोग किए जाते हैं लौंग। सूखे फलों के बीज किस मसाले में उपयोग किए जाते हैं? लौंग। मनुष्य के खून में सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है। ये स्तर होता है 180 से 200 mg%। मनुष्य के खून में सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है 180 से 200 mg%। धरती का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। धरती का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बायोमी है। धरती का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बायोमी है। डाटा ट्रांसमिशन को नापने के लिए इकाई है। ये इकाई बीट्स पर सेकंड है। डाटा ट्रांसमिशन को नापने के लिए इकाई बीट्स पर सेकंड है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? एमुंडसेन ने। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की? एमुंडसेन ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो एमुंडसेन ने। अगला, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है। इनमें से
कोई नहीं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है, इनमें से कोई नहीं। बिहार में सबसे पहले नवपाषाणकालीन अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं चिरांद। बिहार में सबसे पहले नवपाषाणकालीन अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? चिरांद। चीनी यात्री इति सिंह किस शताब्दी में बिहार आया था? ये आया था 7वीं शताब्दी। चीनी यात्री इति सिंह किस शताब्दी में बिहार आया था? 7वीं शताब्दी। हेन त्सुआंग किसके शासनकाल में पूरे बिहार में गया था? पूरे बिहार में गया था। हेन त्सुआंग किसके शासनकाल में पूरे बिहार में गया था? तो ये गया था हर्षवर्धन के काल में। हेन त्सुआंग किसके शासनकाल में पूरे बिहार में गया था? हर्षवर्धन। राज्य का कौन सा जिला चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? किशनगंज। राज्य का कौन सा जिला चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? किशनगंज। चामरग्रहिणी याक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त होती है? दीदारगंज। चामरग्रहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त होती है? तो दीदारगंज। निम्न में किन क्षेत्रों में सर्दियों के महीनों में वर्षा नहीं होती है? ये नहीं होती है सर्दियों में महीनों में वर्षा नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। निम्न में किन क्षेत्रों में सर्दियों के महीनों में वर्षा नहीं होती? यहाँ पे नहीं काट दीजिए, वर्षा होती है, ऐसा क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से किन क्षेत्रों में सर्दियों के महीनों में वर्षा होती है? तो आप आंसर बनाएंगे तमिलनाडु। अब अगला सवाल, कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार के नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगी जनवरी 2021 तक नई शिक्षा नीति को लागू करने में? प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? तो ये हो जाएगा विप्रो। कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार के नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगी जनवरी 2021 तक नई शिक्षा नीति को लागू करने में? विप्रो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन की डोर डिलीवरी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन की डोर डिलीवरी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। जनवरी 2021 में जारी एक चर्चा पत्र में तटप द्वारा घोषित संशोधित नियामक ढांचे किन संगठनों को लाभ होगा? तो ये लाभ होगा गैर बैंकिंग वित्तीय तुलना में। गैर बैंकिंग वित्तीय तुलना में। जनवरी 2021 में जारी एक चर्चा पत्र में तटप द्वारा घोषित संशोधित नियामक ढांचे किन संगठनों से लाभ होगा? तो गैर बैंकिंग वित्तीय तुलना में। हाल ही में जनवरी 2021 में किस भुगतान बैंक ने सुरक्षित डिजिटल लेनदेन करने के लिए अपने ग्राहकों के लिए एक सुरक्षित भुगतान सुरक्षा सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू किया है एयरटेल पेरेंट्स बैंक। एक्चुअली एयरटेल पेरेंट्स बैंक नहीं है, यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस न्यायाधीश का नाम बताइए जो जनवरी 2021 में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स काउंसिल बीसीसी का मतलब ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, ये है। फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्रॉडकास्टिंग होगा, कंटेंट होगा, और ये कंप्लेंट्स होगा, और ये काउंसिल होगा। कि पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये जो बनी है गीता मित्तल। बीसीसी यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला चेयरपर्सन जो कि जनवरी में बनी है, कौन है? गीता मित्तल।
कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का गृह ग्रह, उसका का ऊर्जा ग्रह, ग्रह नहीं है, गृह होगा, गृह होगा, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु है। ये आयु इनमें से कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? अगला सवाल, इनमें से इनमें से भारतीय न्याय प्रणाली की विशेषता नहीं है। इनमें से भारतीय न्याय प्रणाली की विशेषता नहीं है। यह उच्चतम कानून बनाने वाली संस्था है। इनमें से कौन भारतीय न्याय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो यह उच्चतम कानून बनाने वाली संस्था है। ये सही नहीं है दोस्तों, माने ये विशेषता नहीं है। इसका विशेषता ये है कि यह मुक्त तथा स्वतंत्र है। यह संविधान का अंतिम इंटरप्रेटर है। यह एकल इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल, संविधान के किस भाग ने किसानों की सोच तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? वो परिवर्तन प्रस्तावना में किया है। संविधान के किस भाग ने किसानों की सोच तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? प्रस्तावना। मध्यकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की? ये शुरू की इसमें से कोई नहीं, क्योंकि वो था अलाउद्दीन खिलजी। किस आंदोलन के असफल होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? किस आंदोलन के असफल होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? तो ये जानते हैं आप लोग असहयोग आंदोलन के बारे में। इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। किस आंदोलन के असफल होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? असहयोग आंदोलन। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? बुद्ध चरित्र के लेखक इनमें से कोई नहीं है, यानी इनमें से कोई। बौद्ध धर्म अपनाने वाला महिला कौन थी? बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला महिला गौतमी थी। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है। जाइलम किसका उदाहरण है? जटिल ऊतक का। जाइलम किसका उदाहरण है? जटिल ऊतक का। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन की। डीपीटी का विस्तृत है, ये है डाइप्थेरिया, पोलियो और टेटनस। डीपीटी का विस्तृत रूप डिप्थेरिया, पोलियो और टेटनस। आलू पौधे का कौन सा भाग है? आलू पौधे का जड़ है। जड़ है। आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो जड़ है। पर्यावरण जंगल वातावरण परिवर्तन मापे जाते हैं। ये मापे जाते हैं राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता सारणी। पर्यावरण जंगल और वातावरण परिवर्तन मापे जाते हैं राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता सारणी। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था बिहार। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था बिहार। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में से कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 5वां। चावल उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये तो हाल ही में खुला है, मुंगेर योग विद्यालय। सॉरी, हाल में ही नहीं खुला है। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मुंगेर योग विद्यालय। अगला सवाल, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये दोस्तों लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में। भारत में रुपये का पहला सिक्का किसके शासनकाल ने किस शासक ने जारी किया था? तो ये जारी किया था शेर शाह ने।
राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल कौन सा था जिसे जनवरी 2021 में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च श्रम शक्ति द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल कौन सा था जिसे जनवरी 2021 में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया था? वो था श्रम शक्ति। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया है पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी। IFAI 51 लेटरल इंटरनेशनल जूरी, ये लेटरल नहीं इंटरनेशनल होगा, जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पाब्लो सीजर। IAFI 51 इंटरनेशनल जूरी पैनल के अध्यक्ष पाब्लो सीजर थे। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले 2021 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या था? ये विषय हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्कता, सुरक्षित और सूचित बनाना। हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्कता, सुरक्षित और सूचित बनाना। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज शहर ब्रिज से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। सीधा ये याद रखिए कि सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज किस शहर में स्थित है, बस। तो मेघालय में, मेघालय के एक शहर है सवाहरिस ब्रिज। अगला सवाल, यंग इंडिया व हरिजन के संपादक थे? यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। किसने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर। किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर। रिहांद बांध किन दो राज्यों की सिंचाई को सिंचाई देता है? उत्तर प्रदेश और बिहार। रिहांद बांध किन दो राज्यों? भारत में अंतरिक्ष यान कंट्रोल का केंद्रीय संस्था है। ये संस्था हासन, कर्नाटक में है। भारत में अंतरिक्ष यान कंट्रोल का केंद्रीय संस्था है। ये संस्था हासन, कर्नाटक में है। निम्न में से कौन सा सबसे लंबी सिंचाई नहर है? विश्व में से सबसे लंबी सिंचाई नहर वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। तो निम्न में से कौन सी सबसे लंबी सिंचाई नहर है? इंदिरा गांधी नहर। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज होता है? मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज होता है? थोरियम होता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज होता है? थोरियम। धनिया का उपयोगी भाग होता है। धनिया का उपयोगी भाग पत्ती व सूखे फल होता है। धनिया का उपयोगी भाग कौन होता है? तो पत्ती व सूखा फल। शरीर में सबसे बड़ी नलिका विहीन ग्रंथि है, वो कौन है? तो थायराइड ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी नलिका विहीन ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंप का उपयोग हो रहा है। इन लैंपों में कौन सी गैस उपयोग हो रही है? ये हो रही है सोडियम। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंप का उपयोग हो रहा है। इन लैंपों में कौन सी गैस उपयोग हो रही है? सोडियम। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन व पूर्ण प्रकाश परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन व पूर्ण प्रकाश परावर्तन का। 2022 का विश्व कप फुटबॉल होगा, वो होगा कतर में। 2022 का विश्व कप फुटबॉल होगा कतर में। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जो सियाचिन गए, मनमोहन सिंह। प्रथम प्रधानमंत्री जो सियाचिन गए, ये थे मनमोहन सिंह।
अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। यक्षगान। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने वो कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। वो थे दादा भाई नौरोजी। दोस्तों देखिए, एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह भी थे जो बने थे ब्रिटिश संसद के सदस्य, लेकिन दादा भाई नौरोजी के बाद दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद ये लॉर्ड्स ऑफ हाउस के सदस्य बने थे, और ये दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने थे। किसी भारतीय कंपनी में विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा शेयर खरीदना कहलाता है? ये कहलाता है एनआरआई निवेश। एनआरआई निवेश। देखिए, कोई भारतीय कंपनी है, उसमें से विदेशी संस्थागत निवेशकों को द्वारा शेयर खरीदना कहलाता है। यहाँ पे शायद गलत है आंसर, यहाँ पे पोर्टफोलियो निवेश कहलाएगा शायद, तो आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। सर ने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में बहुत सारा गलत किए हैं, इसलिए मैंने पिछला सेट भी छोड़ दिया था। आप थोड़ा कुछ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ गलत भी सर बताते हैं। अगला सवाल। राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र कौन सा है? तो ये है 35। राष्ट्रपति के चुनाव में 35 साल न्यूनतम एज है। अगला सवाल। किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक अच्छे राज का एवं बुरा नागरिक बुरे राज का निर्माण करता है? ये कहा था अरस्तू ने। अरस्तू ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक अच्छे राज का और एक बुरा नागरिक बुरे राज का निर्माण करता है। इसलिए आप लोग से अपील है कि आप लोग एक अच्छा नागरिक बने, ताकि हमारा राष्ट्र, हमारा देश एक अच्छा देश बने। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो ये विभाग है वित्त मंत्रालय। ये विभाग है वित्त मंत्रालय। अभी भी आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया है 31 जनवरी को, तो आप लोग अच्छे से अभी इस ये इकोनॉमिक सर्वे जो आया है अभी 31 जनवरी को, इसे आप लोग अच्छे से रट लेंगे। हम एग्ज़ाम के पहले 15 दिन पहले ये वीडियो डालेंगे इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट का, तो आप लोग अभी से भी पढ़ने का तैयारी कर लें। हाथी दांत का विकसित रूप है। हाथी दांत का विकसित रूप कौन सा है? तो ये है इंसीजर, सेकंड इंसीजर। हाथी दांत का विकसित रूप सेकंड इंसीजर है। सेकंड इंसीजर है। ग्रेट सिल्क रूट भारतीयों के लिए खोला था। ये कौन खोला था भारतीयों के लिए? तो वो था कनिष्क। ग्रेट सिल्क रूट जो चीन के द्वारा है, भारतीयों के लिए खोला था कनिष्क ने। यादव राजाओं की राजधानी थी। यादव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वो था देवगिरी में। यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी में था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे जैन के। ये थे जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के। अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित हैं? ये हैं तक्षशिला के। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो ये थे तक्षशिला से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस से कब लड़ाई की थी? तो वो लड़ाई की थी 303 ईस्वी को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस से कब लड़ाई की थी? 303 ईस्वी को। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो स्थापित किया गया है बंजारी। चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? बंजारी। फणीश्वर नाथ रेणु कौन थी? तो फणीश्वर नाथ रेणु साहित्यकार थी। फणीश्वर नाथ रेणु एक साहित्यकार थी। प्रथम राष्ट्रीय गैर संचारी रोग एनसीडी निगरानी सर्वेक्षण एनएमएस के निष्कर्षों के अनुसार नमक का औसत दैनिक सेवन कितना था? तो ये था दोस्तों
8 ग्राम, आपको 8 ग्राम पर डे नमक का इस्तेमाल करना है। जनवरी 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली को 5 दिवसीय भारत पर्व 2021 एक आभासी राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत पर्व के पीछे मूल विचार क्या था? तो वह मूल विचार पर्यटन को बढ़ावा देना था। जनवरी 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में 5 दिवसीय भारत पर्व 2021 एक आभासी राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत पर्व के पीछे मूल विचार पर्यटन को बढ़ावा देना था। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की ट्राई सर्विस फोर्स की टुकड़ी ने भाग लिया? तो ये भाग लिया बांग्लादेश ने। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की ट्राई सर्विस फोर्स की टुकड़ी ने भाग लिया? तो बांग्लादेश। किस देश ने आभासी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? तो ये मेजबानी की नीदरलैंड ने। किस देश ने आभासी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन CAS ऑनलाइन 2021 की मेजबानी की? तो नीदरलैंड। RBI के अनुसार जनवरी 2021 तक कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक थी? तो वो थी ONGC विदेश लिमिटेड। RBI के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक थी? ONGC विदेश लिमिटेड। सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पहली बार कब बंदी बनाए गए? तो ये पहली बार, ये इसमें आंसर में नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु इलाहाबाद हुई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। ये धर्मनिरपेक्ष 43वें संशोधन में द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है 43वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। इसके कुछ ही पार्ट हम लोग अंगीकृत कर पाए थे 26 नवंबर को, इसलिए इस दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और 26 जनवरी को पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया गया था। बीज किसकी अनुपस्थिति में अंकुरित हो सकता है? बीज प्रकाश की अधिकता से के बिना ही वो बीज अंकुरित हो सकता है। लेकिन बीज को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन का आपूर्ति होना जरूरी है, उपयुक्त नमी का भी होना जरूरी है और ताप का भी होना जरूरी है। मिनी माता रोग का कारण क्या है? मिनी माता रोग का क्या कारण है दोस्तों? तो मिनी माता का रोग मरकरी है। माँ से मरकरी याद रखिए और माँ से मिनी माता याद रखिए। तो अब अगला सवाल, भारतीय अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो इसरो ISRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। देश में जैतून तेल की रिफाइनरी स्थापित की गई थी। वो स्थापित की गई थी राजस्थान में। देश में जैतून तेल की रिफाइनरी स्थापित की गई थी राजस्थान में। वर्दी फाइटम ए मेयर ऑल लीडरशिप इन बार एंड पीस के लेखक, फिर से सुनिएगा। वर्दी फाइट्स ए मेमोरी, मतलब इसको कह सकते हैं मेमोरी ऑल लीडरशिप मैं गलत पढ़ रहा हूँ, सॉरी, फिर से देखेंगे। वर्दी फाइट्स ए मेमोर ऑल लीडरशिप इन बार एंड पीस के लेखक कौन है? ये हैं बार का मतलब WAR, बार माने युद्ध,
एंड पीस माने शांति, माने युद्ध और शांति, ए मेमोरी ऑफ ऑल लीडरशिप। अब तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है कि एक किताब है वर्दी फाइट्स जिसका नाम है ए मेमोरी ऑल लीडरशिप इन बार माने युद्ध में एंड पीस के लेखक कौन है। अब क्लियर हो गया होगा शायद। 96 का आंसर होगा लियोन पेनेटा तथा जिम न्यूटन। लियोन पेनेटा तथा जिम न्यूटन। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ, मैंने पढ़ देता हूँ। वर्दी फाइट्स ए मेमोरी ऑल लीडरशिप इन बार एंड पीस के लेखक हैं लियोन पेनेटा एंड जिम न्यूटन। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है, क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब तथा किसके साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों 1665 में राजा जयसिंह के साथ। कब और किसके साथ शिवाजी की पुरंदर संधि हुई थी? तो राजा जयसिंह के साथ 1665 में। आंदोलन है और समाज सुधारक हैं, जो सही सुमिलित पूछ रहा है कि करें, तो कौन सा सही सुमिलित होगा? तो देखिए दोस्तों कौन सा सही सुमिलित होगा। सत्य शोधक समाज के कौन आंदोलन करता थे? तो ये आंदोलन करता थे ज्योतिबा फूले। मानव धर्म सभा के कौन थे? तो ये थे मेहताजी दुर्गाराम। दर्पण के कौन थे? तो दर्पण के थे बाल शास्त्री जावेकर। युवा बंगाल के हेनरी बेबीवन डेरेजियो। क्लियर हो गया दोस्तों। सत्य शोधक मंडल के स्थापना कौन किए थे? तो ये किए थे ज्योतिबा फूले। और मानव धर्म सभा का तो मेहताजी दुर्गाराम मंचाराम, फिर दर्पण के बाल शास्त्री जावेकर, फिर युवा बंगाल आंदोलन के हेनरी डेरोजियो। आग्नेय चट्टानों के बारे में सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। तो ये वाला और ये वाला सत्य नहीं है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आग्नेय चट्टान वोल्केनो इरप्शन के बाद ही बनते हैं। इसमें सब कुछ जल के राख हो जाता है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं मिलेंगे। और बोल रहा है कि इसकी परतीय संरचना होती है, माने लेयर बाई लेयर होता है। ये भी बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक बार में ही जितने मतलब अंदर से मैग्मा निकल के लावा के रूप में कन्वर्ट होते हैं, वो सारे परतीय रूप में नहीं बल्कि एक इकट्ठे में रहते हैं। ये क्रिस्टलीय होते हैं, हाँ होते हैं। इसमें इसी में धातु वगैरह इसी में पाए जाते हैं। ये बात दोनों सही है। तो अगला सवाल, कार्बन की मात्रा के आधार पर निम्न के को घटते क्रम में लगाएं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला जो होगा अच्छा कोयला, आप ऐसे याद रखिए A B L P। जब भी कोयले के से क्वेश्चन आए तो आप कोयले को घटते क्रम में यही है। और जो जहाँ कोयला मतलब कहने का मतलब जो सबसे खराब कोयला होगा उसमें कार्बन की मात्रा कम होगी। तो देखिए A B L P एंथ्रासाइट सॉरी सही लिख रहा हूँ, बस खाली डायरेक्शन गलत कर दिया हूँ। हाँ अब देखिए A B L P एंथ्रासाइट, B यानी बिटुमिनस, ली यानी लिग्निट, P यानी पीट। तो हो गया ना A B L P एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट, और यही हमारा क्रम भी होगा। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1। याद हो गया। हाँ सारगैसो समुद्र स्थित है। सारगैसो समुद्र कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। एक्चुअली सारगैसो समुद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सारगैसो एक घास मिलता है, इसलिए सारगैसो समुद्र के नाम से प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो के थे मोहम्मद गजनवी के, सॉरी गलत है एक्चुअली इसमें इनमें से कोई नहीं होगा अमीर खुसरो। आप कह नहीं सकते हैं कि किसके दरबारी कवि थे, क्योंकि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तान का ध्यान दीजिए, सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अगला सवाल, कौन सा शहर फाल्गु नदी के तट पर स्थित है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, गया। कौन सा शहर फाल्गु नदी के तट पर स्थित है? गया। तीसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। तारीख़े शेरशाही के लेखक
कौन है? तारीख़ शेरशाही के लेखक अब्बास खान सरबनीत हैं। तारीख़ शेरशाही के लेखक अब्बास खान सरबनीत हैं। तारीख़ शेरशाही के लेखक अब्बास खान सरबनीत हैं। तसर का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य या किस जिले में होता है? तो ये होता है भागलपुर में। तसर का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो ये होता है भागलपुर में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी? बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ थी। किस बीमा, आज तो पटना है, बिहार बीमा कंपनी, किस बीमा कंपनी ने कृषि सखा ऐप लॉन्च किया जो खेती से संबंधित जानकारी प्रदान करती है? तो वो है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। किस बीमा कंपनी ने कृषि सखा ऐप लॉन्च किया जो खेती से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। जनवरी 2021 तक किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष है? तो ये अधिशेष है चीन। जनवरी 2021 तक किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष है? चीन। जनवरी 2021 तक किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष है? चीन। 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? तो वो थे शिंजो आबे। 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? शिंजो आबे। हाल ही में जनवरी 2021 में लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी रखने वाला भारत का राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश। हाल ही में जनवरी 2021 में लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी रखने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के 38वें वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार 2020 के लिए भारत की एफडीआई दर क्या थी? तो ये 13% की वृद्धि थी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के 38वें वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार 2020 के लिए भारत का एफडीआई दर 13% की वृद्धि थी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ग्राम पंचायत उदाहरण है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है ग्राम पंचायत। गुरुत्व के कारण भूमध्य रेखा पर त्वरण होता है। ये होता है ध्रुवों से कम। गुरुत्व के कारण भूमध्य रेखा पर त्वरण होता है ध्रुवों से कम। अगला सवाल, वायुमंडल की वह सतह जिसके द्वारा रेडियो तरंगें वापस अंतरिक्ष में चली जाती है कहलाती है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर। अगला सवाल, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राष्ट्रमार्ग भाया, ये बाया नहीं भाया है, भाया मैंने इसके द्वारा मथुरा तथा वाराणसी के रास्ते दिल्ली तथा कोलकाता को जोड़ता है? तो वो है नेशनल हाईवे 2। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भाया मथुरा तथा वाराणसी के रास्ते दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है? नेशनल हाईवे 2। तेजरिया और मंदरिया की व्यावसायिक क्रिया से संबंधित है। ये संबंधित है शेयर बाजार से। शेयर बाजार में ही दोस्तों स्टॉक के मार्केट में ही शेयर मार्केट में ही तेजरिया और मंदरिया होता है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी सेज ACZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत चीन ने की, इसीलिए तो चीन हमारा ज़्यादा डेवलप हो चुका है। सेज की अवधारणा सर्वप्रथम चीन ने पेश की थी।
पर्यावरणीय जागरूकता के विषय में तीन पी प्रसिद्ध हैं। क्या 3 P प्रसिद्ध हैं? तो ये 3 प्रसिद्ध हैं: जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, गरीबी यानी कि पोवर्टी, और पॉल्यूशन। तो जनसंख्या में, पोवर्टी एंड पॉल्यूशन, पर्यावरण जागरूकता के विषय में ये 3 P प्रसिद्ध हैं। वायु में ध्वनि की गति किसके बदलने पर अप्रभावित रहती है? तो ये अप्रभावित दाब के बदलने पर रहती है। वायु में ध्वनि की गति किसके बदलने पर अप्रभावित रहती है? तो दाब के। कौन सा लोहे का शुद्धतम व्यापारिक रूप है? कौन सा लोहे का शुद्धतम व्यापारिक रूप है? पिटवा लोहा। कौन सा लोहे का शुद्धतम व्यापारिक रूप है? पिटवा लोहा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो वो प्रेरित धारा। प्रेरित धारा का अंग्रेजी होता है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट। ई बैंकिंग में ई किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए। तो ई बैंकिंग किसके लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था गौतमपुत्र सतकर्णी। दोस्तों इसके नाम पे एक साउथ इंडिया का मूवी भी बनी हुई है, तो आप उस मूवी को एक बार देख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्लियर हो जाएंगे। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमपुत्र सतकर्णी था। अब देखिए, निम्नलिखित में सही काल क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका सही काल क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया, क्या फ्रेंच आ गया? तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि PDEDF क्या है? ये है पुर्तगाली, ये है डच, ये है इंग्लिश माने अंग्रेज, ये है डच के बाद हो गया डेनिश, और ये हो गया फ्रांस। PDEDF, पी का मतलब पुर्तगाली। देखिए वास्को डी गामा पहले आए थे यानी नंबर 4 सबसे पहले आए थे। फिर डी डच है क्या? देखिए तो कहाँ पे है डच? अगर है तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच नहीं है तो ये काट दीजिए। ई आ गया तो ई ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 4 के बाद आएगा एक के बाद आएगा कौन? संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी। ये देखिए कौन सा आ गया? ये था एक 4 1 और 2 मतलब फ्रांस, और फ्रांस के बाद आया था संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन। हाँ, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च शिखर के पर्वत पाए जाते हैं कहाँ? पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं एशिया में। माउंट एवरेस्ट यही तो है। सर्वोच्च शिखर के पर्वत पाए जाते हैं एशिया में। निम्नलिखित में कौन सा धरातलीय ग्रह नहीं है? तो ये बृहस्पति धरातलीय ग्रह नहीं है। अगला सवाल, निर्भय क्या है? निर्भय क्या है? तो निर्भय एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। निर्भय क्या है? तो एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। निर्भय क्या है दोस्तों? तो एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल, निम्न में कौन जल के संपर्क में आते ही जलने लगता है? तो ये सोडियम है जो कि जलने लगता है। अब देखेंगे अगला सवाल, जीका वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? जीका वायरस से बीमारी होती है माइक्रोसेफेली। जीका वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो माइक्रोसेफेली। MTCR का पूरा नाम क्या है? MTCR का पूरा नाम क्या है? तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब व किसके शासनकाल में किया गया था? तो वो किया गया था इंदिरा गांधी। इन्हीं को तो आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ कारनामे किए थे जिनके नाम पे इनको आयरन लेडी कहा जाता था, और इनको आयरन लेडी कहा जाता है। और इनको दुर्गा की माँ की उपाधि किन्होंने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने माँ दुर्गा कह के बुलाया था इंदिरा गांधी को। तो बहुत ही बड़ी खतरनाक प्राइम मिनिस्टर थी सब चीज़ के लिए, इवन पॉलिटिकल मतलब अच्छी राजनेता भी थी और अच्छे शासक भी बनी। जनवरी 2021 में
EFCC द्वारा जारी मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस में उल्लेखित उपायों में कौन सा उपाय नहीं था? तो ये उपाय बढ़ती मछली आबादी उपाय नहीं था। जनवरी 2021 में MOEFCC द्वारा जारी मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस में उल्लेखित उपायों में से कौन सा उपाय नहीं था? तो बढ़ती मछली आबादी। अगला, हाल ही में जनवरी 2021 में किस बैंक ने EMI सेवा शुरू करने के लिए CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की, जो व्यापार संवाददाताओं BC को पूरे भारत में CSC में EML एकत्र करने की अनुमति देता है? तो अनुमति HDFC बैंक देता है। हाल ही में जनवरी 2021 में किस बैंक ने EMI सेवा शुरू करने के लिए CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की, जो व्यापार संवाददाताओं BC को पूरे भारत में CSC में EML एकत्र करने की अनुमति देता है? HDFC। हाल ही में जनवरी 2021 में धनलक्ष्मी बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है? तो वो JK शिवानी। हाल ही में यानी जनवरी 2021 में किसे धनलक्ष्मी बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? JK शिवानी। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी भारत न्याय रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? महाराष्ट्र। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी भारत न्याय रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? महाराष्ट्र। हाल ही में जनवरी 2021 में MEITBI द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए डेटा का विश्लेषण और विजुअलाइजेशन में बदलने वाला विजुअल इंटेलिजेंस टूल क्या था? तो ये टूल तेजस था। हाल ही में MITBI द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए डेटा के विश्लेषण और विजुअलाइजेशन के बदलने वाला विजुअल इंटेलिजेंस टूल क्या था? तेजस। तो इस तरीके से तो दोस्तों 1 से 140 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हुआ। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग इसको बना लेंगे और बनाकर इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल पे नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और खुश रहें जीवन में। और दोस्तों, आप अपना चरित्र इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज दोस्तों श्योर सक्सेस कोचिंग द्वारा संचालित मैराथन टेस्ट सीरीज का सेट प्रैक्टिस संख्या 13 करवाने जा रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, ये जाना जाता है फिलिप फ्रांसिस को। कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ बोला है कि जनक के रूप में। अस्थाई बंदोबस्त के जनक किनको जाना जाता है? तो बताएंगे आंसर फिलिप फ्रांसिस को। और मैं बता दूं कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त है वो 22 मार्च 1793 को लगाया गया था। जानबे करते होंगे, कॉर्नवालिस के द्वारा। और आप लोग को बता दूं कि इसमें 19% कर लगाए जाते थे। और ये किन किन क्षेत्रों में लगाया गया था? तो ये बंगाल के क्षेत्र में लगाया गया था, बाद से बंगाल, बाद से बनारस के क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में लगाया गया था दोस्तों। तो आप लोग अब 3-4 चीज़ें याद कर लेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को लगाया गया, 19% कर था, बंगाल, बनारस और उत्तरी कर्नाटक को लगाया गया, और इसके जनक फिलिप फ्रांसिस के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतबारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पे किया गया था। अब पूछा जा रहा है रैयतबारी व्यवस्था दोस्तों मद्रास और बम्बई के क्षेत्र में लगाए गए थे। रैयतबारी व्यवस्था लगाने के लिए जो जाने जाते हैं टॉमस मुनरो को जाने जाते हैं। किसके लिए? रैयतबारी के लिए। और दोस्तों मद्रास, बम्बई के अलावा असम में भी ये क्षेत्र में भी लगाया गया था। यही रैयतबारी व्यवस्था से अगर क्षेत्र पूछे तो 3 बताइएगा, मद्रास, बम्बई, असम।
और उसमें इसमें जो टैक्स था वो 51% था। तो टॉमस मुनरो ने लगवाया था। असम, मद्रास, बम्बई के क्षेत्र में 51% किया था टैक्स था। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। और ये जो लागू किया था दोस्तों 1777 ईस्वी में लागू किया था पंचवर्षीय। कब किया था? 1777 को। और दोस्तों बता दूं, वारेन हेस्टिंग्स थे वो 1772 में गवर्नर जनरल बन गए थे और 1785 तक बने रह गए। इन्हीं के साथ अथी में महाभियोग लगाया गया था। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल देखेंगे। बंगाल में कुछ दस्तकार पर अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए। बंगाल में कुछ दस्तकार पर अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए। वो जुलाहों पे अत्याचार किए। दोस्तों बंगाल में एक प्रथा चलाई गई थी, ददनी प्रथा। याद रखिएगा, ददनी प्रथा किस किस इलाके से संबंधित है? तो बंगाल के इलाके से। और बंगाल में कुछ दस्तकार पे अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया। वो लोग जुलाहे थे जिन पे अत्याचार हुआ था। भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो वो प्रोत्साहित किया लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन ने। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छे गवर्नर जनरल बन के आए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? जो भी अच्छा चीज़ अगर इंडिया में हो रहा हो तो आप उसको आंसर रिपन ही लगा सकते हैं। तो ढूंढिए इसमें रिपन क्या है क्या? तो हाँ है लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शुरू किसने किया था अगर कोई पूछे तो बताइएगा? 1878 के लिटन ने। कौन? लिटन ने। खत्म कौन किया? तो 1881 में रिपन ने खत्म किए। 1878 में लिटन ने शुरू किया और 1881 में रिपन ने खत्म किया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला। भारत में सिविल सेवा के जनक कौन थे? भारत में सिविल सेवा के प्रारंभ किसने किया? तो ये प्रारंभ किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैकाले समिति जो 1854 में आया था, मैकाले समिति, उसके सिफारिश पे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का प्रारंभ किया। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? तो ये दोस्तों हुआ था 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन लगाया कौन था द्वैध शासन को बंगाल में? तो वो लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत किया था। ठीक है दोस्तों। आगे, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया? ध्यान से सुनिएगा, सर्वप्रथम हस्ताक्षर की बात कर रहा है, अपनाने मानने वाला नहीं। तो जो हस्ताक्षर किया था वो था अवध के नवाब। भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया? तो अवध के नवाब। किस गवर्नर जनरल में यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? तो वो वंचित रहेंगे ऐसा बोला लॉर्ड कैनिंग ने। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? ये घोषणा किया था लॉर्ड कैनिंग ने। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। गदर पार्टी को पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों गदर पार्टी का स्थापना 15 जुलाई 1913 को लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ज्वाला सिंह ने मिलकर किया था। कब? 15 जुलाई 1913 को। बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने? तो वो प्रारंभ किया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में
स्थापना हुई थी। कब? 1905 में। इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भीकाजी कामा ने की। इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो भीकाजी कामा ने। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमा का सामना नहीं किया था? निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमा का सामना नहीं किया था? तो वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमा का सामना नहीं किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। तालुकदारी, ये काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को, याद रखिएगा। तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था, ये था अवध से। तालुकदारी व्यवस्था का संबंध अवध से था। रानी विक्टोरिया किस विधान से भारत की सामग्री घोषित किया गया? तो ये रॉयल टाइटल एक्ट 1876 से। रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सामग्री घोषित किया गया? तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बन गई? तो वो बन गई लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड हार्डिंग। देवबंधु ने उस देवबंध, ध्यान रखिएगा, देवबंधु नहीं है, देवबंध है, कि उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। देवबंध के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से संबंधित है। तो वो संबंधित हड़तालों पर रोक से है। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से संबंधित था, तो हड़तालों पर रोक से। हिंदू और मुस्लिम दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन निम्न में किसका है? तो यह कथन बैमफील्ड फुलर का है। बैमफील्ड फुलर का। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो बैमफील्ड फुलर का। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो बैमफील्ड फुलर का। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया है? तो वो किया है एनी बेसेंट ने। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया है? एनी बेसेंट ने। 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया? तो वो हासिल किया मध्य प्रांत में। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, और ये मध्य प्रांत के साथ अलावा इलाहाबाद और बंगाल के क्षेत्र में भी। तो अगला सवाल, 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था स्थित था, वो कहाँ स्थित था? वो स्थित था रंगून व सिंगापुर। 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था वो रंगून और सिंगापुर में है। INA का स्थापना 1942 में टोक्यो में किया गया था, जापान के राजधानी टोक्यो में। अब देखिए, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 30 सितंबर 1932 को। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1932 को। दोस्तों, महात्मा गांधी ने इसका संस्थापना किया था, महात्मा गांधी ने। और दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता की? तो होम रूल लीग की। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता की? तो होम रूल लीग ने।
की। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा की थी? तो ये अनुशंसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका प्रस्तावना कौन लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रस्ताव कौन लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अनुशंसा किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। भारत छोड़ो नारा को किसने दिया? तो यूसुफ गौहर अली ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुशंसा की, इसने प्रस्ताव लाया। निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों से एशिया को छोड़ने को कहा? निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा? तो वो कहा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई किताब यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। वो इसमें से कोई नहीं होगा। आंसर ई। डफरिन के वायसराय काल के एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्या घटना थी? तो ये घटना कांग्रेस की स्थापना थी। डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस की स्थापना थी। जेम्स एंड्रूज भारत के किस गवर्नर का वास्तविक नाम था? ये नाम था डलहौजी। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये था डलहौजी। अगला, ब्रिटिश शासक की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब कि इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। क्योंकि पदार्थ के चौथे अवस्था को क्या कहते हैं? पदार्थ के चौथे अवस्था को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। हम लोग प्लाज्मा कहेंगे। पदार्थ के चौथे अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठंडा करके किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था के सीधे ठोस अवस्था में लाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। ठंडा करके किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में लाना क्या कहलाता है? संघनन। संघनन। शक्ति P के उत्तल लेंस में पानी को डुबाया जाता है। इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो इसकी शक्ति काम होगी। इसकी शक्ति क्या होगी? काम होगी। शक्ति P के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है। इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी? अगला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ये प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणें। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में किसको प्रयोग लाया जाता है? एक्स किरणें। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे अदिश राशि ही हैं। इसमें घनत्व हमारा अदिश होगा, चाल भी हमारा अदिश होगा और द्रव्यमान भी हमारा अदिश ही होगा। डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम। चलिए आगे देखते हैं। इनमें विद्युत आकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन कूलॉम ने किया था। विद्युत आकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो कूलॉम ने किया। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह परिवर्तित रेक्टिफायर के द्वारा होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर द्वारा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वो होता है गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है। तो ये एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg² है। गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। किसी पिंड का जड़त्व का मान निम्न में से कौन सा है? तो वो है पिंड का द्रव्यमान। किसी पिंड के जड़त्व का मान निम्न में से कौन है? तो पिंड का द्रव्यमान। पिंड का द्रव्यमान। प्रकाश की चाल का खोज सर्वप्रथम किसने किया? रोमर ने। प्रकाश की चाल का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो रोमर ने। टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। आंसर ई। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये परास में 400 से 700 नैनोमीटर में दिखता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? 400 से 700 नैनोमीटर। इंद्रधनुष का रंग सही क्रम में क्या है? तो ये सही क्रम में नीला, हरा, पीला है। इंद्रधनुष के रंग का सही क्रम नीला, हरा, पीला है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस का। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस का। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो ये इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? तो इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? तो वो किसके बीच न्यूनतम होगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी कांच में जाते हुए न्यूनतम होगी। थर्मोस्टेट संबंधित है। थर्मोस्टेट संबंधित है तापकरण से। थर्मोस्टेट संबंधित है तापकरण से। आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्न में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो वो एक्स किरण का। आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्न में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें क्या है? तो माइक्रोवेव। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं माइक्रोवेव। एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। तो वो स्तर है 55 डेसिबल। एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 55 डेसिबल। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से हीलियम ईंधन नहीं है। निम्न में से कौन ईंधन नहीं है? तो हीलियम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या आधार है? तो वह आधार डीएनए बहुरूपता है, जिसको कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगला सवाल, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं। भिंडी में पीतबर्न शिरा की बीमारी होती है। इसका मतलब ऑप्शन ई हुआ। भिंडी में पीतबर्न शिरा की बीमारी होती है वो माहू से। भिंडी में पीतबर्न शिरा की बीमारी होती है माहू से। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी के पदक जीता है? किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? तो वो शरद कुमार ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? तो शरद कुमार ने। तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया है? तो वो किया गया है पटना। तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया है? तो पटना। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार बिहार के कौन सा जिला जल जीवन हरियाली मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है गया। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? गया। बिहार में पहली बार
ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया है पूर्वी चंपारण। बिहार में पहली बार ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? पूर्वी चंपारण। हाल ही में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? 15वीं बार। हाल ही में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराया है? तो 15वीं बार। किसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई है? धृति बनर्जी। किसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक नियुक्त किया जाएगा? तो धृति बनर्जी। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया पुलवामा के लेखक कौन हैं? तो वो हैं मनन भट्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया पुलवामा के लेखक मनन भट्ट हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने का अभियान पानी माह जल माह शुरू किया है? वो किया है लद्दाख। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने का अभियान पानी माह जल माह शुरू किया है? लद्दाख। हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 7 अगस्त को। हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। भारत में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निदेशक किसे बनाया गया है? तो बीना रेड्डी को। भारत में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निदेशक किसे बनाया गया है? तो बीना रेड्डी को। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। हाल ही में जारी 2021 में फॉर्च्यून में की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो वो मिली है 7 कंपनी को। हाल ही में जारी 2021 में फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? 7 कंपनी को। ASMI जो एक पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ASMI जो एक पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा। 43वें कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया त्रिपुरा। 43वें कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा। सक्षम अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो सक्षम अभियान का शुभारंभ पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किया गया है। सक्षम अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो वो नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? नवीन पटनायक के द्वारा। भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक का घोषित किया गया है? ये घोषित 2047 तक किया गया है। भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक घोषित किया गया है? 2047 तक। प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया गया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का संबंध है इनमें से कोई नहीं। हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है के सिवन द्वारा। हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? के सिवन। अपने परिसर में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन है? तो ये है एम्स। अपने परिसर में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला अस्पताल एम्स है। म्यूजियम ऑन व्हील्स एक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता। म्यूजियम ऑन व्हील्स एक संग्रहालय का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। विश्व की लंबी स्विंग राइट बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ खुली है? तो वो खुली है दुबई में। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ खुली है? दुबई में। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021
कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बेंगलुरु। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू किया गया है? बेंगलुरु। न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ अपने सारे संबंधों को रद्द कर दिया है? तो ये रद्द कर दिया है म्यांमार। न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ अपने सारे संबंधों को रद्द किया है? म्यांमार। टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थी? तो वो थी अवनी लेखाड़ा। टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लेखाड़ा। किसने डच ग्रांड प्रिक्स ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो वो जीता है मैक्स वेरस्टापेन ने। डच। किस राज्य द्वारा वतन प्रमेय योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत गुजरात के द्वारा की गई है। किस राज्य द्वारा वतन प्रमेय योजना की शुरुआत की गई है? गुजरात। किस राज्य द्वारा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो तमिलनाडु ने। किस राज्य द्वारा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तमिलनाडु। द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 28वें संस्करण में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? INS रणविजय ने। द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 28वें संस्करण में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? INS रणविजय ने। किसने वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के समकालीन विश्व के राष्ट्राध्यक्षों में प्रथम स्थान हासिल किया है? नरेंद्र मोदी। किसने वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में समकालीन विश्व के राष्ट्राध्यक्षों में प्रथम स्थान हासिल किया है? नरेंद्र मोदी। मार्च 2021 में किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ? आइसलैंड। मार्च 2021 में किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ है? आइसलैंड। मार्च 2021 में किसको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले। सरस्वती सम्मान 2020 का है दोस्तों, जो कि 2021 में दिया गया है। मार्च 2021 में वो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। 10 करोड़ साल पुराने सौरोपोड डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं मेघालय में। 10 करोड़ साल पुराने सौरोपोड डायनासोर के जीवाश्म मेघालय में मिले हैं। 22वां लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड राफेल नाडाल को दिया गया है। 22वां लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो राफेल नाडाल को। कोरोना संक्रमित के बचाव के लिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नामक औषधि का निर्माण किया है। तो ये क्या है? DRDO ने। कोरोना संक्रमित से बचाव के लिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नामक औषधि का निर्माण किसने किया है? तो DRDO ने। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के
फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो ये अलग हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी को भारत शासन अधिनियम 1935 बोला जाता है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यानी कि म्यांमार भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे B.N. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है, B.N. राव का। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहाँ से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस, जो कि पहले पूर्व सोवियत संघ के संविधान थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से। अगला सवाल, शिक्षा जो प्रारंभ में राजसूची का विषय था उससे सीमावर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो वो स्थानांतरित किया गया है 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा जो प्रारंभ में राजसूची का विषय था, फिर उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया 42वें संशोधन द्वारा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो वो प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो वो है आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना। हैदराबाद की राजधानी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद ही है अब तक। निम्नलिखित में से संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो वो लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल के अनुसार किया जाता है। ये सब आर्टिकल्स हैं, तो 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, कब किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1952 को। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? 1952 को। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारतीय मृदा को 7 भागों में बांटा गया। प्रेयरी एवं चनोजैम मृदा से तुलना किस मृदा से किया जाता है? काली मृदा से। प्रेयरी एवं चनोजम मृदा से तुलना किस मृदा से किया जाता है? काली मृदा। सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होता है, यह किस पहाड़ पर स्थित है? ये खासी पहाड़ पर स्थित है। सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होता है, यह खासी पहाड़ पर स्थित है। बारदोली छोड़ो भारत, बारदोली छिड़ा भारत को किस स्थानीय पवन को कहा जाता है? बारदोली छिड़ा भारत के किस स्थानीय पवन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काल बैसाखी को। बारदोली भारत के किस स्थानीय पवन को कहा जाता है? काल बैसाखी।
काल बैसाखी। अब देखते हैं अगला सवाल। लू सबसे अधिक तीव्रता के साथ कहाँ चलती है? तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बीच में। लू सबसे अधिक तीव्रता के साथ कहाँ चलती है? तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बीच में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। यह उत्पन्न कहाँ होती है? तो भूमध्य सागर में। पश्चिम विक्षोभ के कारण भारत में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। यह उत्पन्न भूमध्य सागर में होता है। कुमारी नामक स्थानीय कृषि कहाँ की जाती है? तो वो केरल में। कुमारी नामक स्थानीय कृषि कहाँ की जाती है? केरल में। निम्न में से कौन एक गेहूं की प्रजाति नहीं है? रत्ना गेहूं की प्रजाति नहीं है, बल्कि कल्याण, सोना, प्रताप गेहूं की प्रजाति है। गेहूं की प्रजाति कौन नहीं है? रत्ना। तो कौन कौन है गेहूं की प्रजाति? कल्याण, सोना, प्रताप। अगला सवाल। मक्के के उत्पादन हेतु औसत तापमान कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मक्के के उत्पादन हेतु औसत तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। केरल के पलक्कड़ एवं कोल्लम किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं थोडियम के लिए। केरल के पलक्कड़ एवं कोल्लम किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं थोडियम के लिए। अगला सवाल। अगला सवाल। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो वो उत्तर प्रदेश है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां है। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां है। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो वो गुजरात है। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? गुजरात। लौह अयस्क के भंडारण में विश्व का प्रथम स्थान कौन सा है? न्यूजीलैंड। लौह अयस्क के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। बिहार में का कौन सा जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है? तो यह जिला है गोपालगंज। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है? गोपालगंज। बिहार का एकमात्र झील जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है वो है कांवर झील। कांवर झील। बिहार का एकमात्र झील जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है कांवर झील। पंत वन्य प्राणी अभयारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? वो स्थित है राजगीर में। पंत वन्य प्राणी अभयारण्य बिहार के में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बूढ़ी गंडक बिहार में गंगा में कहाँ स्थित है? बूढ़ी गंडक बिहार में गंगा में कहाँ? एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, होना ये चाहिए कि गंगा में के मुख्य धारा जो है उसमें बूढ़ी गंडक आके कहाँ पे मिलता है। तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे खगड़िया। बिहार का सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? बिहार का सबसे प्राचीन नहर सोन है। बिहार का सबसे प्राचीन नहर सोन है। सबसे अधिक तापमान वाला कौन सा जल कुंड है? तो वो है रामेश्वर कुंड। सबसे अधिक तापमान वाला कौन सा जल कुंड है? रामेश्वर कुंड। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो कैमूर। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन बिहार के किस जिला में पाया जाता है? कैमूर। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है तो वो पत्र है सर्व हितैषी।
बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है सर्वहितैषी। धोबिया नृत्य मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है भोजपुर। भोजपुर। धोबिया नृत्य मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? भोजपुर। पूर्वी राग का जन्मभूमि माना जाता है, ये माना जाता है सारण को। सारण को पूर्वी राग का जन्मभूमि माना जाता है सारण। भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर किसे माना जाता है? ये माना जाता है भिखारी ठाकुर। भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर किसे माना जाता है? भिखारी ठाकुर। बिहार का प्रथम फिल्म है हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। बिहार का प्रथम फिल्म है हे गंगा मैया तोहे पिहरी चढ़ैबो। बिहार का सबसे लंबा NH है, ये है NH-31। बिहार का सबसे लंबा NH है NH-31। बिहार में रेलवे पहिया का निर्माण का कारखाना स्थित है, ये स्थित है छपरा में। बिहार में रेलवे पहिया निर्माण का कारखाना कहाँ स्थित है? तो छपरा में। दोस्तों 1 से 40 क्वेश्चन तक हो गया। यहाँ से अब पूरे मैथ के सवाल हैं, आप लोग इस मैथ के सवाल को बनाएंगे और बना के मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देंगे आंसर। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और खुश रहें और अपना चरित्र ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके होने से सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।